सर बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। बहुत धन्यवाद आपको। 2017 से शुरू करते हैं सर। आप लोग जब सत्ता में आए तो आपको उत्तर प्रदेश मिला। 2017 से 2022 तक आप लोगों ने उत्तम प्रदेश बनाया और अब बात उससे आगे बढ़कर सर्वोत्तम प्रदेश की हो रही है। कैसे तय किया ये सफर? देखिए, जब सुशासन होता है तब विकास होता है। जब लक्ष्य उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश बनाने का हो तो कहते हैं कि लक्ष्य न ओझल होने पावे, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। तो 2017 में जो लक्ष्य निर्धारित करके उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने का प्रयास शुरू हुआ, उसका परिणाम उत्तर प्रदेश भी देख रहा है और उत्तर प्रदेश को देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही। और आज उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बन रहा है। निश्चित तौर से अगर हम उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश हैं तो ग्रोथ इंजन इसलिए बनना जरूरी है कि अगर विकसित भारत बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक का लक्ष्य रखा है, तो हम लोग भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं और उसका परिणाम भी लोग देख रहे हैं। चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे खेत हो, चाहे खलियान हो, चाहे खेल हो, चाहे रेल, मतलब हर क्षेत्र में इस समय जो क्रांतिकारी विकास हुआ है, जिसका एहसास उत्तर प्रदेश की आम जनता को हुआ है, वह हमारी उपलब्धि है। इसीलिए हमारा प्रदेश पर्यटन का प्रदेश भी कह सकते हैं। तीर्थों का प्रदेश तो है ही। पहले तीर्थ यात्री प्रतिदिन 10,000 आते थे, 20,000 आते थे, आज 2 लाख 3 लाख लोग आ रहे हैं। तो यह अगर हमारा इंफ्रा ना होता, हमारे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती, हमारे यहाँ माहौल अच्छा नहीं होता तो शायद नहीं आते लोग। लेकिन आज अगर इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं तो विश्वास से भरे हुए हैं और इसलिए लोग आ रहे हैं और आकर के खुशी खुशी जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सराहना करते हुए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आज विकास का एक नया मॉडल बनकर के खड़ा हो रहा है। ग्रामीण विकास विभाग सर आपके पास है। पहले विकास का मतलब ये माना जाता था कि वो डेवलपमेंट जो शहरों में किया जाए, विकास शहरों तक सीमित हुआ करता था, उसे गांव तक कैसे लेकर गया? देखिए, जो शहरों तक केवल विकास का मॉडल था वो कांग्रेस का मॉडल था, समाजवादी पार्टी का मॉडल हो सकता है, बहुजन समाज पार्टी का मॉडल हो सकता है, लेकिन भाजपा का मॉडल तो गांव हो चाहे शहर हो, वह गरीब अगर की है समाज के अंदर और उसकी कोई जरूरत है वह पूरी नहीं हो पाई जो पूरी होनी चाहिए, तो गांव और शहर दोनों को जोड़ते हुए जैसे गांव का विकास करना है तो सबसे पहला गांव में जो कोई गरीब आदमी रहता है, झोपड़ी में रह रहा है, तिरपाल डाल करके, पन्नी डाल करके अपना परिवार पाल रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक निर्णय लिया कि हम जिनके पास रहने का घर नहीं है उनको प्रधानमंत्री आवास देने का काम करेंगे। राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पेपर लीक का जिक्र किया। देखिए, श्री राहुल गांधी जी बहुत सारे जिक्र करते रहते हैं। वह भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम दिया है, लेकिन उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं है, बल्कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आड़ में भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। और लेकिन मैं उनके बारे में यही कहता हूं कि राहुल गांधी जी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस का पूरी तरह से अंत होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए जहां जहां पांव पड़े श्री राहुल गांधी के, वहां कांग्रेस का बंटाढार। उत्तर प्रदेश को वह सीख ना दें। उत्तर प्रदेश में जनता की अदालत में इस समय मुकदमा लगभग पहुंच चुका है। चुनाव आयोग जब भी तारीख का ऐलान करेगा तब चुनाव के मैदान में सपा भी होगी, कांग्रेस भी होगी, क्योंकि उनका दोनों का गठबंधन हुआ है। और जब इसका रिजल्ट आएगा, जब देखेंगे कि न सपा का खाता खुला है और न कांग्रेस का खाता खुला है, तो वह जब सवाल उठाने वाले स्वयं सवाल के घेरे में आ जाएंगे। बिहार की धरती से पीएम मोदी के परिवार को लेकर सवाल खड़ा हुआ और बीजेपी की तरफ से करारा जवाब दिया गया। उस जवाब में आप भी शामिल हैं। अब पूरा देश जो है वो मोदी का परिवार बन चुका है। एक बार फिर से 2014 वाली कहानी दोहराई जा रही है। देखिए, ये विपक्ष के पास चूंकि मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास नेता नहीं है और विपक्ष अनाप शनाप जो बयान दे रहा है वो बौखलाहट में दे रहा है। चूंकि भाजपा की और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बनाने को लेकर के जो आंधी चल रही है जी, वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, में देश के सभी राज्यों में
इस समय भाजपा की आंधी चल रही है। उस आंधी से ऐसा नहीं कि देश की राजनीति जो करता है, प्रदेश की राजनीति करता है, उससे परिचित नहीं है। उनको मालूम है कि इस बार भी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का खाता नहीं खुलने वाला है। बिहार के साथ साथ मोदी जी की जाति को लेकर भी सवाल खड़ा हो गया। टीएमसी के विधायक है रामेंदु सिन्हा रॉय, उन्होंने कहा कि मोदी जी ब्राह्मण तो है नहीं, जनेऊ भी नहीं पहनते, तो फिर अयोध्या में उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कह दी? वो तो मंदिर को भी अपवित्र कह रहे हैं। देखिए, वह सब लोगों के बयान पर मैं बयान दूं, मैं मानता हूं कि उनकी यह हैसियत ही नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करें। उनको 11 दिन का महाअनुष्ठान, महाउपवास करने वाले उस ऐसे कर्मयोगी जो राष्ट्र की सेवा भी कर रहे हैं, समाज की सेवा भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पद के उत्तरदायित्व का निर्वहन भी कर रहे हैं और 11 दिन का उपवास भी कर रहे हैं, और प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह सफलतापूर्वक संपन्न भी हो गया। और उसमें जो इस प्रकार की बहुत घटिया टिप्पणी करने का काम करते हैं, उनकी घटिया टिप्पणी का जवाब देना भी मैं समझता हूं कि कहीं से उचित नहीं लगता है। उनको सबको जवाब, जिस भी दल के कोई विधायक, सांसद या उनके नेता होंगे, उनको लोकसभा के चुनाव में उनके क्षेत्र की जनता ही इस बात का उन्हें जवाब दे देगी कि मोदी जी को गाली देने का मतलब है कि कमल का फूल खिला करके जवाब देंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई सर, 195 नाम है, 51 उसमें से उत्तर प्रदेश के हैं। आपको लग रहा है कि वो 51 नाम है या फिर आने वाले दिनों में और भी नामों का ऐलान हो जाएगा, ये सभी मिशन 80 को फतेह कर लेंगे? हाँ, निश्चित तौर से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे 2022 का विधानसभा चुनाव बीता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गई थी, और इसीलिए हम दावे से कहते हैं कि हम 80 में से 80 जीतेंगे। अभी राज्यसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के 8 कैंडिडेट लड़ रहे थे, सभी 8 जीत करके सांसद बन गए। मैंने उस समय कहा था 8 जीते हैं, उसमें एक 0 लगाना बाकी है, 80 हो जाएगा। और सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनका उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। पिछली बार अमेठी हम जीते थे, इस बार रायबरेली भी जीतेंगे, 80 की 80 जीतेंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किनको लड़ावें। उनके पास प्रत्याशियों का भी अभाव है, अकाल है, और भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक होड़ लगी हुई है टिकट मांगने वालों की, टिकट पाने वालों की। और जो राजनीति करता है वह जनता के बीच में क्या चल रहा है, इस नब्ज को बहुत अच्छे तरीके से वो जैसे कहिए कि समझ जाता है, और विपक्ष वाले भी समझ गए हैं। मुझे कई सपा, बसपा, कांग्रेस के जो मेरे परिचित हैं, मित्र हैं, वो बताते रहते हैं कि इस बार तो भाजपा की इतनी तेज आंधी है कि हम अपना वोट तो कसम खाने के लिए अपनी पार्टी के कोई प्रत्याशी आएंगे, गठबंधन के प्रत्याशी आएंगे, उनको दे सकते हैं, लेकिन अपने घर परिवार के सदस्यों का वोट मोदी जी के खिलाफ नहीं दिला पाएंगे। यह विपक्ष अपने आप स्वीकार करता है। लेकिन अखिलेश जी पवन सिंह का और बाराबंकी वाले सांसद के नाम का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि उनके यहाँ तो लोग टिकट लौटा रहे हैं, कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेशन में है। जो कहीं पर भी कोई विषय आता है और उस विषय में अगर किसी ने ऐसा कुछ कहा है कि कोई ऐसे आरोप आए या ऐसे कोई वीडियो आए और उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया आई है, तो पार्टी नेतृत्व को बता चुके हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी को अपनी पार्टी के प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं, अपने गठबंधन को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने परिवार को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो भाजपा पर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, भाजपा केवल यूपी की पार्टी नहीं है। और श्री अखिलेश यादव जी एक परिवार की पार्टी है, या कह लीजिए पति पत्नी की पार्टी है। उनके चाचा और भाई भी उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं है, उनको भी धीरे से लंगी लगा देते हैं अखिलेश यादव जी। और देखा है आपने, जब आजमगढ़ का चुनाव हो रहा था, आजमगढ़ के चुनाव में उनके चचेरे भाई ही धर्मेंद्र यादव जी लड़ रहे थे, वहां प्रचार करने नहीं गए, लेकिन उनकी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी जब लड़ रही थी मैनपुरी से, तो मैनपुरी छोड़ के ही नहीं जा रहे थे। तो उनके परिवार में कलह है, उनकी पार्टी में कलह है, उनके विधायक दल में कलह है, इसलिए भगदड़ मची हुई है और वह टिप्पणी भाजपा पे करते हैं। जिस प्रयागराज की भूमि से आप हैं वहीं से मैं भी हूं, वहां एक चर्चा ये है कि केशव प्रसाद मौर्य जी भी तैयारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव लड़ने की। भाजपा में किसी को तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती। भाजपा का कोई कार्यकर्ता होता है, पार्टी नेतृत्व कोई काम बताता है तो वो करते हैं। यद्यप मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैं 80 की 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों को लड़ाऊंगा, जिताऊंगा, सपा बसपा कांग्रेस को हरवाऊंगा। यूपी के लड़के एक बार फिर से साथ में आ गए हैं 2017 की तरह। लड़के नहीं है, अब वो बूढ़े हो चले हैं, उनको लड़के मत कहा करिए। वो दोनों 2017 में एक साथ आए थे,
और उस समय मैं अखिलेश यादव जी के जो अहंकारी भाषा रहती है उसकी याद दिलाता हूं। न्यूज 18 के मंच के माध्यम से 2014 का लोकसभा चुनाव हो रहा था। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा हम 60 से अधिक सांसद की सीटें जीतेंगे और नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। 5 पर सिमट करके रह गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में, आप सब पत्रकार हो, आप सबको ध्यान में होगा, उन्होंने कहा था सपा फिर एक बार 300 पार करेगी। 300 पार करते करते 47 पे सिमट के रह गई। कांग्रेस से गठबंधन किया तो तब के हालात ये हैं। 2019 में उनको स्वयं मुंगेरी लाल का हसीन सपना आने लगा कि अब बुआ भतीजे एक हो गए हैं तो अब तो भाजपा को हरा देंगे, और वो प्रधानमंत्री पद की शपथ रात में सोते समय सपना आया कि वो शपथ ले रहे हैं। लेकिन जब 2019 का रिजल्ट आया गठबंधन के बाद तो 5 से 4 पे सिमट करके रह गए। अभी जब विधानसभा का 2022 का चुनाव था तो उन्होंने दावा आप लोगों के सामने किया था कि 400 सीटें जीत रहे हैं। 400 सीटें जीतते जीतते किसी तरीके से 100 सीटें जीत पाए और बहुत गुमराह किया लोगों को कि हम सरकार में आ रहे हैं। गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी के लोगों की तो चुनाव के दौरान शुरू हो गई, और क्या हुआ, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। और उन्होंने आजमगढ़ लोकसभा सीट छोड़ी और उनके चच्चा मोहम्मद आजम खान ने रामपुर की सीट छोड़ी, और दोनों लोकसभा के उपचुनाव हुए, वहां भाजपा का कमल खिल गया। अब 2024 में बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं। अगर कहते कि हम 3 सीटें जीत लेंगे, 4 सीटें जीत लेंगे, तो शायद उनकी बात को कोई प्रदेश में गंभीरता से लेता। लेकिन उन्होंने अपनी गंभीरता स्वयं खत्म कर लिया है कि उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाए। वो सत्ता वियोग में बिलबिलाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं कि फिर से देश में भाजपा की, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आ रही है और वह सरकार को आने से रोक नहीं सकते। इसलिए इस प्रकार के उलझुल बयान वो देते रहते हैं। उनके बयान को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है।